Hello my dear HSC students, in today's video I'll make you understand all the important topics of grammar. आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी important topics हैं जो मैंने already list down किए थे उन सारे topics को I'm going to explain in this one video. So please concentrate, watch this video till end. आपको सारे grammar topics के rules easy तरीके से समझ में आएंगे. इसके बाद आपको कहीं और से topics के rules पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं. चेंज द वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एज सुन एज, नो सूनर देन, मॉडल ऑक्सिलरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको एग्जाम में आने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज द वॉइस से. सो लेट अस स्टार्ट. Now, in change the voice, what you will do, first you have to understand what is active voice and what is passive voice. 99% you will get a sentence of active voice and you have to change that sentence into passive voice. Now, in change the voice, there are three important concepts. First important concept is subject, another is object and third is verb. Now, what is subject? Subject क्या होता है? Subject is the doer of the action. For example, मैंने एक statement लिखा, I eat an apple. मैंने यहाँ पे लिखा I eat an apple. अब इस सेंटेंस में I apple खा रहा है, right? Someone is doing an activity. तो जो एक्टिविटी कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, I वो होगा subject. यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? Eating का. Activity of eating is being performed, so eating will be verb. किस पे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? The object on which activity is being performed is called as an object. Okay? तो इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक कोई भी एक सेंटेंस में. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं My pencil is ब्यूटिफुल. माई पेंसिल इज ब्यूटिफुल. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है? किसकी ब्यूटी के बारे में बात की गई है? पेंसिल की. तो सब्जेक्ट क्या होगा? पेंसिल. तो इसी तरीके से अगर कोई एक सेंटेंस है जिसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो या जिसके बारे में कोई बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होगा. उसके बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है जैसे आई ईट एन एप्पल, तो आई एप्पल खा रहा है. काम कौन कर रहा है? आई. एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय आई, तो आई विल बी सब्जेक्ट. ईट जो एक्टिविटी हो रही है जैसे वर्ब, तो वो होगा वर्ब. एक्टिविटी को वर्ब कहते हैं. एंड एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट. व्हाई एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट पे ही एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, राइट? तो आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्लियर है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रूल्स समझना. अब ये जो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट पहले आया है, सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का, ठीक है? तो वो जो सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है. आपको 99% एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं. इसके बाद एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव यू हैव टू फॉलो ओनली 5 रूल्स. फर्स्ट रूल इज यू हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एज आई सेड, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, this is verb and this is subject. What you will do, you will change the place of subject and object. Apple will come here and apple. Subject पीछे जाएगा. जब subject पीछे जाता है तो by add होता है. by me. I will be converted into by me. Subject पीछे जाएगा तो I by me में change हो जाएगा. She by her. They by them. We by us. Okay? And it by it. He by him. Okay? इस तरीके से सब्जेक्ट्स चेंज होंगे. तो I will be converted into by me. आप बुक निकाल सकते हो आपका और उस पर नोट डाउन कीजिए. तो फर्स्ट रूल इज, राइट डाउन, फर्स्ट रूल इज चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ यू विल चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. Object will come here and subject will go there. Okay. Second is helping verb. Use of an helping verb. Now helping verb question में दिया है तो you will write same. But helping verb is not given. तो you will observe कि question कौन से tense में है. यहाँ पे eat है जो प्रेजेंट टेंस है,
प्रेजेंट टेंस के लिए दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक इज और दूसरा आर। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, बिकॉज एक ही एप्पल है, एंड एप्पल इज सेकेंड रूल हो गया। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नाउ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इज ईटन। तो यहां पे आएगा ईट का ईट। ओके, ये कुछ लिस्ट है जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं, तो ये लिस्ट आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपको लिस्ट बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड आउट कर सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड आउट कर लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक 3 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, फर्स्ट रूल वाज चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड रूल इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ रूल जो है वो हर एक सेंटेंस में नहीं लगता है। आप जैसे देखोगे तो ये सेंटेंस का आंसर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट पहले आया है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, सब्जेक्ट जो है एक्शन डूअर है, वेयरएज यहाँ पे एप्पल पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, सब्जेक्ट पीछे चला गया, सब्जेक्ट रिसीवर है। ठीक है, तो बाय मी, बाय अस, ऐसे सब सेंटेंसेस, ऐसे सब वर्ड्स आपको, ऐसे सब सब्जेक्ट्स आपको लास्ट में मिलेंगे पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा सॉल्व हुआ। अब फोर्थ और फिफ्थ रूल कहाँ लगेगा? फोर्थ रूल क्या है हमारा, हम देखते हैं। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। अगर आई ईट एन एप्पल नहीं आया और इस तरीके का क्वेश्चन हमें आया, She is eating an apple. पहले सेंटेंस था eat, पहले वर्ड वर्ब था eat, अब वर्ड है eating, मतलब ing वर्ड, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस टेंस में है तो आंसर भी हमको कंटिन्यूअस टेंस में ही रखना पड़ेगा। फर्स्ट रूल विल अप्लाई एन एप्पल, सेकेंड रूल इज बाय हर। Okay, sorry, first rule is an apple and she will be converted into by her. This is our first rule. Second rule is we'll use same helping verb, an apple is. Okay, third rule is third form of main verb, eat. Third form of eat is eaten. Now this sentence is still incomplete after applying these 3 rules, so we have to apply fourth rule. Whenever you will observe ing, जब भी आपको ing दिखता है verb में, वॉइस चेंज करते वर्ब, जब भी आपको वर्ब में आईएनजी दिखता है तो आप फोर्थ रूल अप्लाई करोगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग डालोगे टू मेक इट अ कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो फोर्थ रूल इज यूज बीइंग व्हेनेवर यू विल फाइंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। ओके, नाउ लास्ट रूल ऑफ द टॉपिक, देन वील बी डन विद दिस टॉपिक। लास्ट रूल है टॉपिक का, इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके देखते हैं। See, in this sentence we have seen helping verb has. It means sentence is in perfect tense, present perfect tense. Present perfect tense के 3 helping verb होते हैं, has, have and had. Has and have are for present tense, whereas had is for past tense. Okay, now has and had, if has, have and had in active voice, if you will find has, have or had, it means active voice is in perfect tense. We have to write passive voice also in perfect tense. First we'll apply 3 rules. 3 rules are mandatory. First, second, third rule is mandatory. She, by, her. First rule. Second is has, same helping verb. Eaten, already third form is given. You will find third form in perfect tense. Okay. So fourth rule being, being we won't apply because ing नहीं है। क्या करेंगे हम? Whenever you will find has, have or had in active voice, while converting into passive voice, you will write B-E-N, been along with that helping verb. Has been, have been, had been, जो भी दिया रहेगा। ओके, तो आपको B-E-N, been यूज करना है। So we are done with the 5 rules. First rule was change the place of subject and object.
Second rule, use of helping verb. Third rule, if in sentence you will find third form of main verb, and fourth rule, if in sentence you will find ing form of the verb, then in fourth rule you will use being, being. And last is has, have, had. If you find has, have, had in the question, you will write along with that has, have, had, you will write be, double and been. This is the fifth rule. Okay, in passive voice. क्लियर? आई होप आपको चेंज द वॉइस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स बताऊंगी, रूल्स समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यूज करूंगी. अगर आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको चेंज द वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है as soon as, no sooner than. Okay, let us start. As soon as, no sooner than. In as soon as, no sooner than, most probably you will find sentences of as soon as, and you have to change that sentence into no sooner than. Now, how you will change? See, if you get sentence as soon as bus arrives, as soon as bus. Okay, first we'll take this. As soon as bus arrived, comma, I left home. As soon as bus arrived, comma, I left home. Now, what are as soon as and no sooner sentences? As soon as, no sooner sentences में एक चीज कॉमन है कि एक दो एक्टिविटीज होती हैं, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन लाइंड अप होता है. ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन है ना, उसी में चेंजेस करेंगे. सेकेंड एक्शन विल रिमेन सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस इन सेकेंड एक्शन. ओके, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्शन है, उसी तरीके से सेकेंड एक्शन रहेगा. तो फर्स्ट एक्शन में क्या है, अब देखो, as soon as bus arrived. अब what you have to do, you have to change this as soon as into no sooner than. Why changing as soon as into no sooner than? There are three helping verbs, hidden helping verbs which you have to use. Those three hidden helping verbs are, see it properly, do. First hidden helping verb is do, another is does, and last one is did. Do, does and did. These are three hidden helping verbs. Now, what you will do, at first you will change as soon as by writing no sooner. First we will write no sooner in the place of as soon as. Okay. After writing no sooner, what we'll do, we'll use one, either do, either does, either did. We'll use one, any one from these hidden helping verbs. Any one hidden helping verb we'll use over here. So, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम वर्ब का टेंस देखिए. यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, whereas did is past tense का हेल्पिंग वर्ब. So here we will use did. No sooner did. Okay, बस when you will write did, तो आप arrived नहीं लिखोगे, ed कट हो जाएगा. आप फिर इसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे. क्लियर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेयर स्टूडेंट्स मेक मैक्सिमम मिस्टेक. ओके, आपको ऑप्शन में दोनों तरीके के आंसर्स आएंगे, तो आपको एक चूज करना है. नो सूनर डिड बस अराइव, कॉमा के प्लेस पे वी विल राइट देन. ओके, नो सूनर डिड बस अराइव देन, दिस विल रिमेन सेम, आई लेफ्ट होम. Okay, this will remain same. I left home. In this way, you have to solve that this as soon as, no sooner than. Okay. Next important thing, अगर आपको sentence ऐसा आता है, देखो, as soon as teacher reaches, students started writing. As soon as teacher reaches, students started writing. Now, in this, you will write no sooner in the place of as soon as, right? Okay. Now, your helping verb is es. It means it is not in past tense, it is in present tense. So, either we will use do or does. Now, it is es is written here, so we will use does. D-O-E-S, does. No sooner does teacher. If you have written es in this helping verb does, you won't write es in this. You will write reach.
नो सूनर डज टीचर रीच देन, कॉमा की जगह पे देन एंड रिमेनिंग सेंटेंस विल बी रिटन सेम एज गिवन, स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग. ओके, आई होप आपको नो सूनर अच्छे से समझ में आ गया है. इतना ही है नो सूनर. एज सून एज आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. डू, डज और डिड. डू इज present tense, does is also present tense, did is past tense. Whenever you will find ed in sentence, in verb, okay, wherever as soon as is written and you will find past tense का helping verb ed अगर आपको दिखता है तो आप did यूज करोगे and then past tense में से ed हट जाएगा. ओके, और अगर present tense है और es है तो आप क्या करेंगे, does यूज करेंगे. मतलब डज सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है. अगर प्रेजेंट टेंस है और ईएस नहीं है, प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस है, तो प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट टेंस है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे डू यूज करेंगे. ओके, डू यूज करने के बाद फिर वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है. आई होप आपको एज सून एज नो सूनर देन क्लियर हो चुका है. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. In transformation of sentences, you will get two types of transformation. One is from simple, compound, complex. Simple to compound, compound to complex, or complex to compound. Okay. And another one is affirmative to negative. ये दो important हैं जो दोनों तरीके के एग्जाम में आते हैं. सबसे पहले हम affirmative to negative देखेंगे. Now what is affirmative? Affirmative means positive sentence. What is negative? Negative means you will use nor, neither, not, negative words use करेंगे. अगर सपोज हमें सेंटेंस दिया है, मैं बहुत ही इजी सिंपल सेंटेंस लेती हूँ समझाने के लिए. He is sad. Okay. Or else he remembers everything. ये दो सेंटेंसेस लेते हैं. तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, he is sad. अगर हमें इसको नेगेटिव करना है तो आई हैव टू यूज नॉट. बट नॉट यूज करते वक्त इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट इज कि नॉट यूज तो करना है बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. वो दुखी है, सेंटेंस का मीनिंग ऐसा ही होना चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज नॉट हैप्पी. मतलब वो दुखी है, मतलब वो खुश नहीं है. नेक्स्ट इज ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग. उसे सब याद रहता है, मतलब वो कुछ भी भूलता नहीं है. He forgets nothing. मतलब वो कुछ भी भूलता नहीं है. तो यहाँ पे मैंने नथिंग नेगेटिव वर्ड यूज किया है, नॉट नेगेटिव वर्ड यूज किया है, अफर्मेटिव को नेगेटिव किया है, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है. इसी तरीके से आपको अपोजिट्स यूज करने होते हैं और नॉट यूज करना होता है, जिस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो. ये इतना ही सिंपल आएगा एग्जाम में, आपको डिफिकल्ट नहीं आएगा. मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी. लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, कोई भी ग्रामर टॉपिक के जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, वो है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना है. हम क्यों सिर्फ टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कोर रूल्स पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपको ग्रामर टॉपिक यूजुअली एग्जाम में एमसीक्यूज के साथ आता है, तो आपको आंसर फ्रेम करने के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं होता. आपने अगर रूल्स समझ लिए तो आप एमसीक्यूज में से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फाइंड आउट कर देते हो. ठीक है, कर सकते हो. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ. अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना होता है? एग्जाम में सिंपल सेंटेंस आता है, हमें कंपाउंड में चेंज करना होता है. कंपाउंड सेंटेंस आता है, हमें डायरेक्शन मिलता है कॉम्प्लेक्स में चेंज करो. तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें समझना है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होता क्या है. ये समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 important core concepts. Independent clause. Next is dependent clause. These are 2 core concepts, independent clause and dependent clause. Now, what is independent clause?
इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट नेम से सजेस्ट होता है। क्लॉज मीन्स सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट है जो इंडिपेंडेंट, किसी और पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। वेयरएज डिपेंडेंट क्लॉज में जो क्लॉज है, जो पार्ट है, वो डिपेंडेंट है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। Although I started running, my bus left on. Although I started running, my bus left on time. अब इसमें although I started running, अगर मैं ये सेंटेंस देखूंगी although I started running, तो ये कंप्लीट मीनिंग देता है क्या? नहीं। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये कौन सा पार्ट हो गया? डिपेंडेंट। Whereas my bus left on time, my bus left on time is a complete statement, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। Whereas ये पार्ट ऑफ सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस टू डिराइव इट्स कंप्लीट मीनिंग। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज, whereas this part of sentence is called as independent clause. So in this way डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं सेंटेंसेस में। तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे अगर सिर्फ ऐसा सेंटेंस है माई बस लेफ्ट ऑन टाइम, तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ कंपाउंड सेंटेंस। If I want to understand example of compound sentence, what I'll do, in compound sentence you will find two independent clauses. For example, my bus left on time. My bus left on time, but I and या बट कुछ भी ले लो, but I missed my bus. My bus left on time. This is a complete sentence, independent clause, one independent clause. Okay. Next is I missed my bus. This is another independent clause. I have two independent clauses over here, and this is my conjunction. When you will find two independent clauses, in that case, sentence will be compound sentence. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए तो सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप देखोगे तो इसमें भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इसमें भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा था, ऑल्दो आई स्टार्टेड रनिंग, कॉमा माई बस लेफ्ट ऑन टाइम। तो इसमें क्या था? ऑल्दो आई स्टार्टेड रनिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज था। तो कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज आपको मिलेगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर? तो आई होप आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? कंजंक्शन से पहचानना है और क्लॉज से पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है। कंपाउंड में कुछ कंजंक्शंस दिए जाते हैं। फैन, बॉयज, ये कंजंक्शन है कंपाउंड के। F से फॉर, A and N nor, B but, O or, Y yet, S so। अगर आपको इनमें से कोई भी कंजंक्शन दिखेगा तो कंपाउंड सेंटेंस है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो कंपाउंड ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ढूंढोगे और इनमें से कोई एक कंजंक्शन होगा और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। मीनिंग क्वेश्चन और आंसर का सेम होगा। इट मीन्स वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, सही कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स, कंजंक्शंस, जैसे ऑल्दो, एज सून एज, नो सूनर देन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स, व्हेन, व्हाइल, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारे कंजंक्शन, सॉरी दीज आर कंजंक्शंस, ये सारे कंजंक्शंस अगर आपको मिलते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलता है तो वो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आई होप आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। Reported speech is also called as direct indirect speech. In your exam, you will get mostly sentence of direct speech and you will be asked to change that sentence into an indirect speech. So what is direct speech and what is indirect speech? First we'll understand quickly. Now, direct speech, if I am talking to you, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ I am not feeling well,
तो इसमें क्या है, मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकेंड पर्सन हो। तो मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इट मीन्स मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा। टीचर सेड कॉमा, मैंने अपने वर्ड्स में बोला इसलिए इन्वर्टेड कॉमास आएगा, आई एम नॉट वेल। ओके, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। नाउ आई हैव टू चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप क्या करते हो, जब मैंने आपको बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आप सेकंड पर्सन, आप जाके किसी और तीसरे इंसान को बताते हो कि मैम ने बोला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब आप तीसरे इंसान को बताओगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस केस में आप मेरे लिए जब तीसरे इंसान को बताओगे तो आप आई एम नॉट वेल नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मेरे लिए बोलोगे कि शी वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं थी। ठीक है, तो अब हमें इसमें कुछ रूल्स देखने हैं, हमें ये रूल्स पढ़ने नहीं है, समझने हैं, एक्सप्लेनेशन समझिए आप। तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच यूज किया, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हो तो आप आपके वर्ड्स में नहीं बोल, आप मेरे वर्ड्स में नहीं बोल रहे हो, आप वर्ड्स चेंज करके बोल रहे हो। तो आपने स्पीकर के वर्ड्स में नहीं बोला, तो आप इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करोगे। सबसे पहला रूल है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वक्त कि वी आर नॉट सपोज टू यूज दीज इन्वर्टेड कॉमास। ओके, सो फर्स्ट रूल इज रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड रूल इज, आफ्टर फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल इज वी हैव टू यूज दैट इन द प्लेस ऑफ दिस कॉमा। जैसे अगर मैंने बोला मैं ठीक नहीं हूं और आप अपने फ्रेंड को जाके बताओगे, तो आप क्या बोलोगे, टीचर बोल रही थी कि आप की ऐड करोगे सेंटेंस को बनाने के लिए, तो वो होगा दैट। टीचर सेड दैट, दिस इज आवर सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल वाज रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, सेकेंड रूल इज यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा। नाउ नेक्स्ट रूल इज, अभी जब मैंने आपको बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाके बात करोगे तो आप किस बारे में बात करोगे, जिस बारे में हम दोनों की बात ऑलरेडी हो चुकी है। सपोज अभी 7 o'clock बज रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आपस में, मैं आपको बोलती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप जब बाहर निकलते हो, ये वीडियो बंद करते हो, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 7:15 बजे आप किसी को जाके बताते हो कि मैम बोल रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो 7:15 को आप जब बात करोगे तो आप पास्ट के बारे में बात करोगे जो 7 o'clock हमारे बीच में हो चुकी है। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त हमें टेंस चेंज करना होता है। तो यहाँ पे एम इज प्रेजेंट टेंस, इसका पास्ट इज वाज, ठीक है, तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो थर्ड रूल इज चेंज द टेंस, नॉट वेल। फोर्थ रूल इज दिस वन, चेंजेस इन प्रोनाउन। नाउ आप बोलोगे क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं, मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट व्हाट यू विल से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गर्ल के लिए हम लिखते हैं शी। फर्स्ट रूल इज रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, सेकेंड रूल इज यूज दैट इन द प्लेस ऑफ कॉमा, थर्ड रूल इज चेंजेस इन प्रोनाउन, फोर्थ रूल इज चेंजेस इन टेंस। दीज 4 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 रूल्स यूज करके आप कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो, ये उतना सिंपल है। अब ये जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, इसमें क्या था, जो सेंटेंस आपको दिया था वो एक सिंपल सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस, आई एम नॉट वेल। अगर डायरेक्ट स्पीच में ही कोई आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिया जाता है, जैसे टीचर सेड कंप्लीट द बुक ऑन टाइम, तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, कंप्लीट द बुक ऑन टाइम। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो एक्टिविटी से, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रही है कंप्लीट करो बुक को टाइम पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर सेड की जगह पे आप लिखोगे ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड। अब एक रूल में चेंज है, फर्स्ट रूल तो सेम आएगा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने। सेकेंड रूल जो है दैट, उसमें चेंजेस है, क्या, कॉमा के जगह पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इंपरेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे टू, टीचर ऑर्डर टू कंप्लीट द बुक ऑन टाइम। ठीक है, इसमें टेंसेस और नाउन प्रोनाउन, ये इसमें इस चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हम टू यूज करेंगे। ठीक है, ये तो दूसरे टाइप का सेंटेंस है। तीसरे टाइप का सेंटेंस अगर आया, अगर रिक्वेस्ट किया गया, उस केस में भी ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस में हम टू यूज करते हैं। ठीक है, अगर तीसरा सेंटेंस आया, व्हाट आर यू डूइंग,
क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस दो तरीके से आता है। अगर यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, देखो, टीचर सेड कैन यू हेल्प अदर्स। दोनों केस में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, WH व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से, कैन, विल। ओके, तो ये दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस है, इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट रूल विल रिमेन सेम, सेकेंड रूल में चेंजेस है। सेकेंड रूल में क्या होता है, जब WH क्वेश्चन आता है, जब WH क्वेश्चन आता है तो हम कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा टीचर आस्क्ड, डायरेक्ट आएगा वर्ड। तो सेकंड रूल जो है, कॉमा के प्लेस पे दैट वो नहीं लगेगा WH में। टीचर आस्क्ड व्हाट वर यू डूइंग, या यू की जगह पे दे। ओके, क्लियर। टीचर आस्क्ड, यहाँ पे अगेन टीचर आस्क्ड, अगर WH से स्टार्ट नहीं है, पूरा सेम रहेगा, सिर्फ कॉमा के जगह पे हम इधर वेदर यूज करेंगे या इफ यूज करेंगे। टीचर आस्क्ड इफ, या वेदर कुछ भी यूज करो। टीचर आस्क्ड इफ यू कैन का कुड हो जाएगा, इफ यू कुड हेल्प अदर्स। ओके, आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ रहा है। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो आप सेड के जगह पे लिखेंगे एक्सक्लेम। रिमेनिंग सेंटेंस विल रिमेन सेम। एक्सक्लेमेटरी को नॉर्मल सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, सेम रूल्स लगाने हैं। ओके, आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। सपोज आपको दिया है, टीचर सेड I lost my book. Teacher said, "Oh, I lost my book." अगर क्वेश्चन है टीचर सेड, "Oh, I lost my book", तो अगर कोई बोलेगा "Oh, I lost my book", इसका मतलब वो सैड है, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टीचर सेड exclaimed, sorry, exclaimed. Instead of saying, we'll write exclaimed. Teacher exclaimed sadly, क्योंकि दुखी है ना। अगर खुश होके कोई सेंटेंस होगा तो टीचर exclaimed happily. सरप्राइज होके कोई सेंटेंस होगा तो टीचर exclaimed surprisingly. तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर exclaimed sadly, कॉमा की जगह पे that, आई की जगह पे she, lost माई, किसके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए, तो हर बुक। टीचर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी लॉस्ट हर बुक। ओके, इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली 3 टाइप्स के हैं। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस जो है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस जो आपको दिख रहा है, इसमें हमें ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज करते हैं। प्रेजेंट मीन्स अभी, पास्ट मीन्स जो हो गया, और फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो आपको पता है, इज और आर। वेयरएज पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वॉज, वर। इज, एम, आर ये तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए है, वॉज, वर ये तीनों पास्ट टेंस, ये दोनों पास्ट टेंस के लिए है, फ्यूचर टेंस के लिए विल एंड शैल। तो आपको क्या करना है, टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, राइट। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, उससे टेंस चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक टेंसेस है। इसके अलावा होता है कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कंटिन्यूअस टेंस में यू विल फाइंड वर्ब के साथ आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट में यू विल फाइंड हैज, हैव और हैड। वेयरएज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू विल गेट हैज, हैव, हैड एंड आईएनजी बोथ। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे अगर मैं यहां पे बोल रही हूं आई ईट, आई एम ईटिंग एन एप्पल,
तो इसमें आई एम ईटिंग एन एप्पल, इसमें एम प्रेजेंट टेंस है, ईटिंग इज आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मुझे इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो एम के जगह पे व्हाट आई डू, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। अगर इसी को मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। ओके, सिर्फ मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रही हूं। अगर मुझे इसको परफेक्ट टेंस में बनाना है तो आई हैव परफेक्ट है, अभी कंटिन्यूअस नहीं है, आई हैव ईटन एन एप्पल। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब आता है। ओके, तो आई हैव ईटन एन एप्पल। अगर मुझे इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, BEING, बीन यूज किया मैंने। इस तरीके से आपको सिर्फ ये समझना है कि सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कंटिन्यूअस में कौन से यूज होते हैं, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से होते हैं और परफेक्ट टेंस में कौन से होते हैं। तो सिंपल में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये विल, शैल, ये यूज होते हैं। अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो आप वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दोगे। अगर परफेक्ट टेंस करना है तो इज, एम, आर ना यूज करके हैज, हैव और हैड। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों करना है तो हैज, हैव, हैड के साथ आईएनजी भी करना है, बीइंग भी यूज करना है। क्लियर? आई होप आपको टेंसेस शॉर्ट में समझ में आ गया है। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। नाउ आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस आर वेरी इजी, आपको बहुत ज्यादा थरोली नहीं करना है। आर्टिकल्स बेसिक से समझना है, ए, एंड, द। ए आप कहां पे यूज करते हो, सिंगुलर आइटम्स पे। क्लियर? एन आप कहां यूज, एन कॉन्सोनेंट्स पे। एन आप कहां यूज कर सकते हो, वोवल और वोवल साउंड्स पे। AEIOU, वोवल के आगे एन यूज होता है, सिंगल है और वोवल है तो एन यूज होता है। अगर सिंगल या वोवल नहीं है, मतलब जैसे सिंगुलर है बट वोवल नहीं है, वोवल साउंड है, जैसे ऑनर, HON है, वो H से स्टार्ट, राइट, बट वो ऑनर बोला जाता है तो साउंड उसको वोवल का लगता है, तो आप एन यूज कर सकते हो, ऑनरेबल। ओके, तो इस तरीके से आर्टिकल्स पे आपको ध्यान देना है। द के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, द के लिए कुछ रूल्स हैं। कोई ऐसा चीज जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो हम द यूज करते हैं। इसी तरीके से द के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द आपको इसी तरीके से सेंटेंस के आगे द यूज करना होता है। क्लियर? ये बहुत ही इजी सेंटेंस है। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस आपको आ जाता है। प्रीपोजिशंस क्या है, एट, ऑन, इन, बिफोर, अंडर, बिसाइड, ये सब एन है, सॉरी प्रीपोजिशंस है जो आपको पोजीशन बताते हैं। कोई भी चीज का पोजीशन हमें बताते हैं उसे हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस पे आपको जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एट जो है वो टाइम बताता है, ऑन जगह बताता है, ऑन, इन ये जगह बताते हैं, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स उसके ऊपर। अभी सपोज ये मार्कर है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मार्कर मैंने हाथ पे रखा है तो ऑन माई हैंड, ठीक है, above my hand, now under my hand, right, beside my hand. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं हमारा फीलिंग और एक्सप्रेशंस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, तो ये क्या बताता है, मेरी एबिलिटी बताता है कि मैं होमवर्क कंप्लीट कर सकती हूँ, मुझमें कैपेसिटी है। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है वो कैन है। अगर मुझे यहाँ पे एबिलिटी नहीं बतानी है, सजेशन देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई शुड, मैं चेंज कर दूंगी ऑक्सिलरी को, आई शुड कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मुझे करना चाहिए होमवर्क मेरा टाइम पे कंप्लीट। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें मॉडल ऑक्सिलरी या तो आइडेंटिफाई करके उसका फंक्शन बताना होगा या तो मॉडल ऑक्सिलरी को चेंज करना होगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं और क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो समझेंगे हम। सबसे पहले कैन एक्सप्रेस करता है एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। उसके बाद है मे एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी, मे माइट दोनों, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। उसके बाद है विल, फ्यूचर सर्टेनिटी। ओके,
आपको ऐसा लिखा जाएगा यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सर्टेनिटी, तो आपको विल यूज करना है। उसके बाद शुड, सजेशन एंड कंपल्शन, फर्स्ट सजेशन है उसका। ओके, नेक्स्ट मस्ट, मस्ट का जो है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। ओके, ये 5 इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है कि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं। अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया तो आपको सिर्फ पहचानना है, बट अगर आपको चेंज करने के लिए बोला जाए तो दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी जो चेंज करने के लिए बोला गया है, जैसे अगर बोला है कि सजेशन का मॉडल ऑक्सिलरी यूज करो, यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सजेशन, तो आप शुड यूज करोगे। यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन, तो यूल यूज मस्ट। यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी, यूल यूज मे। ओके, सो इन दिस वे मॉडल ऑक्सिलरीज आपको दिए गए हैं। आई होप आपको ग्रामर टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आ गए हैं। कोई भी ग्रामर टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन यू दैट ग्रामर टॉपिक इन डिटेल इन अ स्लो स्पीड विथ मोर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स लेके आने वाली हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।